मित्रों, अब अगला क्वेश्चन हम जानेंगे बाल मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है। तो इसके प्रमाणिक तौर पर कुछ विधियों का यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं, जैसे निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, जीवन वृत्तांत विधि, मनोभौतिकी विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि, चिकित्सात्मक विधि, सांख्यिकी विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो निरीक्षण विधि के अंतर्गत बहुत सारे पहलू हैं, आपके नोट्स में वो डाले गए हैं, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में सहायक होती है। जैसे उसके अंतर्गत है सामुदायिक सर्वेक्षण, चेक लिस्ट, परिस्थिति विश्लेषण, समय निर्देशन। तो सामुदायिक सर्वेक्षण में है कि सर्वेक्षण के द्वारा हम ये जानते हैं कि इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है और अन्य समुदायों के बालकों में व्यवहार से क्यों भिन्न होता है, इसकी जानकारी मिलती है। चेकलिस्ट है, यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास अथवा व्यवहारों की एक सूची हम बनाते हैं कि उसमें उनके क्या क्या व्यवहार है, और इस तरह हम एक सूची बनाते हैं। तो ये जो है नियंत्रित विधि के सारे ये पॉइंट्स हैं। परिस्थिति विश्लेषण, हम उनके परिस्थिति का अध्ययन करते हैं कि वो किस परिस्थिति में रहते हैं, उसके माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय, सभी पक्षों के साथ बालक व्यवहार में क्यों भिन्नता पाई जाती है। समय निर्देशन, इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में बालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। तो ये चीजें हो गई निरीक्षण विधि के अंतर्गत। दूसरी है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में हम बालकों से प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर जानते हैं, और एक प्रयोग में जी स्टेनले हॉल ने सर्वप्रथम 123 प्रश्नों की सूची तैयार की थी। ये बोस्टन के स्कूल के बच्चों के लिए तैयार की थी, और उसमें ये बहुत सारे देखा गया कि बहुत सारे वो प्रश्नों के उत्तर देने में वो आनाकानी करते हैं। जैसे बस बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा में होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात है, सेक्स संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं वो दे पाते हैं, जानबूझकर गलत उत्तर भी आ जाते हैं, और माता पिता पक्षपातपूर्ण उत्तर देते हैं। प्रश्नावली विधि में ये भी कठिनाइयाँ आती हैं कि जब वो बच्चों से प्रश्न किया जाता है तो वो सही उत्तर दे नहीं पाते, या समझ नहीं पाते, या उनकी समझ नहीं होते, या माता पिता भी उनके वो पक्षपातपूर्ण होकर वो जवाब देते हैं। इसके आने वाले एक और विधि में जीवन वृत्तांत विधि है। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का लेखा जोखा सतर्कतापूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है, इत्यादि। मनोभौतिकी विधि, इस विधि द्वारा बालक के मन तथा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विकास के साथ साथ शरीर की अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसी के अध्ययन पर बिने ने बुद्धिलब्ध की कल्पना तथा मानसिक आयु का विचार का प्रतिस्थापन किया। आत्मनिष्ठ अंकन विधि, अगला पॉइंट है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इस विधि में बालक के अनौपचारिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे बालक के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती है। विधि सरल तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग तुलना करने में किया जाता है। अगला पॉइंट है चिकित्सात्मक विधि। इसमें है कि बालक कभी कभी असमान व्यवहार पाए जाते हैं। वो ऐसा असमान व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हमको समझना होता है कि क्या इसको समय रहते उपचार की जरूरत है। ठीक है, चिकित्सात्मक विधि द्वारा ऐसे बच्चों का हम लोग उपचार भी करते हैं। मान लिया जाए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, इसके वजह से भी उनका व्यवहार जो है सामान्य से अलग पाया जा रहा है, तो हम इसका रिकमेंडेशन करते हैं कि इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है या कुपोषण की कमी हो रही है। और बेसिकली इसी के आधार पर सरकार को भी एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि यहाँ पे हमको बच्चों को इन चीज़ों विकास की आवश्यकता है। वो अपनी नीतियाँ भी और बच्चों के विकास से संबंधित एकीकृत प्रोग्राम भी डेवलप करती है। सांख्यिकी विधि, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की जांच की जाती है। प्रयोगात्मक विधि, इस विधि का उपयोग नियोजित वातावरण में बालकों के विकास के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में एक वर्ग नियंत्रित और एक प्रयोगात्मक, दोनों वर्गों में प्राप्त प्रमाणों की
तुलना की जाती है यदि विधि मनोवैज्ञानिक विश्वसनीय तथा वैध। इस तरह हम देखा जाए तो इसमें कैटेगरी बना के दो अलग अलग हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग, और उसके बाद उसकी तुलना करते हैं। तुलना के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ कमी रह गई या कौन सी कमी रह गई, या और इसका इसी विधि का एक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरे वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी तरह करके हम इसमें ये करते हैं। इस तरह अब मैं इजाज़त चाहूँगा और अगले वीडियो में आपको आगे का प्रश्नावली का उत्तर अच्छे से दिया जाएगा और समझाया जाएगा। धन्यवाद।